Hello friends, welcome to the classes. How are you? Come on dear, today we are taking up a fresh chapter. The title of the chapter is Basis of Accounting. On what basis accounting is done? On what basis accounting records are prepared? What are the basic guidelines following which we are going to record the transactions? As you know, आप जानते हो कि we have to prepare books of account, we have to prepare financial statements, profit and loss account, that means profit statement and position statement, profit and loss account and balance sheet. Finally, we are accountable, responsible to various people, users. मैं समझता हूँ आपको याद होगा जरूर से कि हमें रिपोर्ट करनी है, कम्युनिकेशन करना है। तो अब हमारे आज की चुनौती क्या है कि हम अकाउंटिंग को किस प्रकार से तैयार करें, कौन से मेथड से तैयार करें। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ दो बेसिस है अकाउंटिंग रिकॉर्ड की, ठीक है। एक बेसिस है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आपको मैंने बताया था पीरियोडिसिटी कंसेप्ट है ना, हम लोग इंफॉर्मेशन को टुकड़े टुकड़े में तैयार करते हैं। नॉर्मली एक साल के लिए स्टेटमेंट तैयार करते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट कितने दिनों के लिए? एक साल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें रिकॉर्डिंग करनी है, नोट करना है। तो किस बात पर, किस तरीके से, किस टेक्निक को, किस बात को मद्देनजर रख करके रिकॉर्ड करना है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है बंधु कि एक साल में जब कभी भी कैश आता है या कैश हम भुगतान करते हैं उस दिन उसको इनकम माना जाता है। मैं यह कहना यह चाहता हूं कि अगर मैंने किसी को रेंट पर बिल्डिंग दी है 5,000 रुपीज पर मंथ, एनुअल रेंट कितना होना चाहिए? 60,000 होना चाहिए ना। अगर मुझे 45,000 ही रेंट इस साल मिल पाया है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यह कहती है कि हमारी इनकम 45,000 ही हुई। यानी जब कैश आता है उस दिन उसकी इनकम मानी जाती है। अगर पूरे साल में रेंट के लिए 45,000 आता है, हमें आना भले जो भी था, तो इसमें 45,000 को इनकम माना जाएगा उस वर्ष का। यानी इनकम और एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड when they are either received or paid. If I have to pay salary to my employees, say 10,000 rupees a month, in a year how much I have to pay? 1,20,000 na? But suppose I have paid only 1 lakh rupees, what expenses are treated as expense? It is equal to the amount what I was paying. No, it is equal to the amount what I have paid. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश लेन देन आने या जाने के आधार पर रिकॉर्डिंग की जाती है। जब कैश आएगा उतनी इनकम मानी जाएगी, जितना कैश आएगा उतना ही इनकम माना जाएगा, जितना कैश जाएगा उतना ही एक्सपेंस माना जाएगा। ठीक है, यह काम इस सिस्टम को नॉर्मली कौन से लोग एडॉप्ट करते हैं? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोई धर्मशाला है, कोई क्लब है ना, कोई दुर्गा पूजा समिति है, कोई भी ट्रस्ट है, वो लोग इस सिस्टम को ही अपनाते हैं। लेकिन अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट करता है, कौन से सिस्टम को अपनाना चाहिए? एक्रूअल बेसिस। इसकी खास बात क्या है? All payments are not expenses. पेमेंट में जो कैश गया उतना ही सिर्फ खर्च नहीं है, उस साल के लिए जितना खर्च होना चाहिए। मैं एग्जांपल के साथ में बताता हूं कि सपोज करें कि मुझे 60,000 रेंट का देना था,
पूरे एक साल का रेंट कितना देना था? 60,000. एंड इफ आई हैव पेड 50,000, माय एक्सपेंसेस विल बी सेड टू बी 60,000, नॉट 50,000. 50,000 हमारा एक्सपेंस होगा कैश बेसिस में, लेकिन एक्रूअल बेसिस में क्या होगा? जिस साल का जितना खर्च है, भले वो भुगतान ना हुआ हो, उसके बावजूद उसे जोड़ेंगे. उसी प्रकार इनकम में भी बैंक से हमें ब्याज या किसी बोरोवर को हमने पैसे दे रखे हैं, है ना, हमने उधार दे रखा है, 1 लाख का 10% की दर से 10,000 ब्याज आना चाहिए ना. अगर उसने हमें 8,000 रुपया ब्याज का दिया है तो इनकम कितनी मानी जाएगी? 8,000 या 10,000? बोलो. एक्रूअल बेसिस करता है 10,000, ठीक है ना. 2,000 आपको 8,000 मिला, 2,000 रुपया लेना है, ठीक है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. मैं आपको बताता हूं इसमें इनकम एक्सपेंसेस को कब मानते हैं भैया? जब अर्न कर दिया जाता है या जब ड्यू होता है. हमने कमाया 10,000, भले मिला 8,000, तो इनकम हमारी 10,000 मानी जाएगी. लेकिन इस कैश बेसिस में क्या होगा? 8,000 माना. द अमाउंट व्हाट इज रिसीव्ड इज इनकम. इन कैश बेसिस द अमाउंट दैट इज अर्नड ड्यूरिंग द इनकम दैट इज ऑन एक्रूअल बेसिस. अंडरस्टैंड? सिमिलरली, इफ आई हैव टू पे 1,20,000 as salary, I have paid 1 lakh. I had to pay 1,20,000. Cash basis of accounting expenses is equal to 1 lakh, whereas in accrual basis of accounting expenses is 1,20,000. 1 lakh is paid, 20,000 to be. Understand? तो आओ जरा हम एक बात बताते हैं. यह सिद्धांत हमारा मैचिंग कंसेप्ट से मैच करता है. रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट को यह फॉलो करता है. यह कंसेप्ट हमारे एक्रूअल बेसिस जो कंसेप्ट है, एक्रूअल कंसेप्ट, उससे मैच करता है. मैं यहां पर एक बात आपको एक एग्जांपल से दिखाना चाहता हूं. इनकम कितनी मानी जाएगी? सपोज कर लो इनकम हमें मिली है 60,000 यानी कैश. नहीं कितना मिला है? 20,000. अगर हमें कोई एडवांस मिल गया है, देखो जी, अगर हमें एडवांस कोई मिल गया है, इनकम यानी एडवांस किसी ने पेमेंट कर दिया है, वो हमारी इनकम नहीं होगी. इनकम वो होगी जो हमारी इस साल की ड्यू है. तो अनअर्न्ड या एडवांस इनकम को माय डियर इसमें से क्या करते हैं? माइनस करते हैं. तो हमारी नेट इनकम कितनी आ जाएगी? 70,000. क्या करेंगे? इनकम कितनी मानी जाएगी? जो इनकम प्राप्त हुई है कैश में, उसमें ऐड क्या करेंगे? ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर दी, जो इस साल की ड्यू है. ड्यू का मतलब क्या है? कि टोटल तो कितना लेना था, कितना मिला, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस तो हमें कैश मिला, लेकिन मिलना कितना चाहिए था? जितना मिलना चाहिए था वो हमारी इनकम. रिसीव्ड में क्या करेंगे? ऐड क्या करेंगे? एक्रूड. एक्रूड का मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. एक्रूड का मतलब ड्यू. आई हैड अर्न, मैंने कमा लिया, मेरे को लेने का हक है, लेकिन आपने नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमारी इनकम है. लेकिन अगर कोई एडवांस पैसा आ गया, वो हमारी इनकम नहीं है. एडवांस इनकम आ गई है, वो हमारी इनकम नहीं है. तो 70,000 हमारी नेट इनकम मानी जाएगी. सिमिलरली एक्सपेंसेस कितना माना जाएगा? एक्सपेंसेस मानेंगे जो हमने पेमेंट कर दिया, सैलरी दे दिया. सैलरी दिया किसी को कितना? सपोज सैलरी दिया ना, हमने सैलरी दिया 1 लाख. किसी एम्प्लॉय को जरूरत थी, कोई कोरोना का इफेक्ट आ गया, वो घर जा रहा, बोला सर आप 10,000 तो मुझे एडवांस दे दो. हमने कैश पेमेंट कितना किया? 1 लाख ना. 10,000 का उसको एडवांस दे रखा है. वो एडवांस क्या होगा? माइनस हो जाएगा. वो हमारा खर्च नहीं हुआ, वो हम आगे एडजस्ट करेंगे.
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सैलरी दिया जाना मेरे द्वारा बकाया अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है। तो अनपेड को या आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी कुछ एम्प्लॉय बिना पैसा लिए ही घर चले गए, तो इसको तो ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा 1,20,000। हमारा एक्सपेंसेस कितना माना जाएगा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में 1,20,000। हालांकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में 1 लाख एक्सपेंस था, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमारी इनकम 60,000। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस, दीज आर द टू बेसिस। हम लोग फॉलो कौन सा सिस्टम करेंगे, दिस सिस्टम वी आर गोइंग टू फॉलो। कौन सा सिस्टम, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आइए कि हम नए चैप्टर पर टेकअप करते हैं। आज फ्लैश चैप्टर है, आता है एक दो चैप्टर और बचता है, एक चैप्टर बचता है अकाउंटिंग इक्वेशन, दूसरा वाउचर्स। हम लोग ग्रेजुअल बात करेंगे। आपकी बहुत जिज्ञासा है कि सर डेबिट क्रेडिट क्या होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कैसे होती है, कैसे जर्नल एंट्री बनता है ना, तो आओ आपको उस दुनिया में थोड़ा लेके चलते हैं, फिर हम उन चैप्टर को भी कवर करेंगे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका टाइटल है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसके लिए तरीका है जर्नल एंट्री। आज हम इस पर आपको लिए चलते हैं। मैंने बताया मित्रों, सारा काम पैसे का है। मनी इज द पाइवट अराउंड विच होल इकोनॉमी क्लस्टर्स। पैसा धुरी है, मनी चाहिए, सबको चाहिए। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मैंने क्या कमाया, व्हाट इज माय प्रॉफिट, व्हाट इज माय बैलेंस शीट, व्हाट इज माय एसेट्स, लायबिलिटीज। सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर, so many queries are there, so many users are there, from caterer, owner, investors, bankers, government, tax authorities, researchers, scholars. You are accounting, you are accountable. You know the definition. आप जानते हो definition को. Identifying the transaction to communication, recording, identifying the transaction, measuring them in terms of money, recording the transaction. Now we are at the stage of recording the transaction. आपने कंसेप्ट देखा है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। Only those transactions, events are recorded that have got the money value, that can be measured in terms of money. मैंने एक सिद्धांत बताया है आपको। I think you must be remembering, you have recall कर रहे होंगे आप। What? Separate entity concept. क्या कहता है शॉर्ट में, मैनेजमेंट इज डाइवोर्स फ्रॉम ऑनरशिप, है ना। मैनेजमेंट और ऑनर दोनों अलग अलग है। ऑनर को हम लोग लायबिलिटी मानते हैं, क्रेडिटर मानते हैं, आउटसाइडर मानते हैं। तो अब हमें क्या करना है भाई, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को नोट करना। ठीक है, हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले जानेंगे जर्नल एंट्री। हम लोग करेंगे इसके लिए क्या, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इज द प्रोसेस। जर्नल एंट्री व्हाट, इट इज द प्रोसेस, इट इज द मेथड, इट इज द टेक्निक, इट इज द वे हाउ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। माने वी विल बी रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, नो डाउट, बट लॉजिकली, साइंटिफिकली, so that future classification and analysis can be made very very easy। यानी हम रिकॉर्डिंग इस हिसाब से करें, लॉजिकल तरीके से, कि उसका अध्ययन, आगे का अध्ययन करना, उसका विश्लेषण करना सरल हो जाए, है ना। तो हम लोग जर्नल एंट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी हम लोग रिकॉर्डिंग का काम करेंगे। क्या करेंगे बोलिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी ऐसे लेन देन जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है, हमारे व्यापार से कनेक्टेड हैं, जिनका मनी वैल्यू तो है ही, हमारे बिजनेस पर जिसका इफेक्ट पड़ता है। आइए, जर्नल एंट्री की बुक को जर्नल भी कहते हैं। यह बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, वेयर ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम
where business transactions are for the first time recorded, noted. Okay, this is book of original entry, where transactions are recorded primarily, सबसे शुरू में जहां 5,000 रुपया किसी को दिया नोट करो, दिस इज जर्नल रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं उसका नाम है जर्नल, यानी वेयर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, दैट इज बुक ऑफ जर्नल, दैट इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसीलिए इसको सब्सिडियरी बुक्स भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, हाउ ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड, ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट अप्लाइंग व्हाट मेथड। मैंने आपको बताया था, याद होगा, कई मेथड हैं, बोलो ना, डबल एंट्री सिस्टम, हाँ बताया था ना, ओके, सिंगल एंट्री सिस्टम, यस, मार्जिनी सिस्टम, यस, इंग्लिश सिस्टम दैट इज मिक्स सिस्टम, यस, और एक सिस्टम और था, तुम बोलो, मैं बताऊं, अमेरिकन सिस्टम दैट इज मॉडर्न अप्रोच, है ना। तो आज हम आपको जो लेके चल रहे हैं, हम बेस मानेंगे कौन से मेथड को, डबल एंट्री सिस्टम। क्या कहता है डबल एंट्री सिस्टम? देखो बहुत ध्यान से सुनना, आप अकाउंट के हीरोज होने जा रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर। यस, आई एम श्योर, आई कैन मेक यू श्योर, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम, देखा कि नाम से स्पष्ट है। अरे ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? जब दो पार्टी के बीच में किसी प्रकार का मनी रिलेटेड बिहेवियर होता है, उसी तो ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन होगा तो डबल एंट्री सिस्टम क्या करती है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स। बैंक से पैसा निकाला, मैंने एग्जांपल दिया था ना 20,000, दो इफेक्ट हुआ, बोलो क्या हुआ, मेरा बैंक बैलेंस 20,000 से घट गया, मेरा कैश बैलेंस 20,000 से बढ़ गया, करेक्ट। एक ही हुआ क्या, फिर बैंक से निकला क्या पैसा? नहीं, बैंक से निकला, बैंक देने वाला है ना, गिवर, बोलो ना, है ना, आई एम द रिसीवर, टू इफेक्ट आया, बैंक बैलेंस गो डाउन, कैश बैलेंस गो अप, टू इफेक्ट, डबल इफेक्ट एंड पैरेलल इफेक्ट। बैंक बैलेंस आज घटेगा तो क्या मेरा कैश बैलेंस कल बढ़ेगा क्या? अरे नहीं यार, बैंक बैलेंस घटेगा आज तो कैश बैलेंस भी आज ही बढ़ेगा, पैरेलल, ठीक, साइमल्टेनियस। एट द सेम टाइम एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू साइड्स, टू एस्पेक्ट, opposite aspect, one aspect that where the balance is going down, one aspect where balance is going up. कोई आइटम होगी, मैंने सैलरी पेमेंट किया, मैंने किसी एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट किया, आपने सैलरी पेमेंट किया, क्या हुआ भाई साहब, आपका सैलरी एक्सपेंस है, बोलो हाँ या ना, है ना। अब आप देखो एक्सपेंस किसको कहते हैं, आपको थोड़ा सा याद करना है, बस मैं आपको बीच बीच में पूछूं कि सर एक बार एक्सपेंस बताओ ना, मैं बताऊंगा, फिर आप देखना। सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है ना, तो एम्प्लॉय के लिए इनकम है, बोलिए, है ना। तो टू एस्पेक्ट है, टू डायरेक्शन, हम कहीं से जा रहा है, कहीं से आ रहा है। कैश मेरे पास से जा रहा है, ऑटो फेयर मैंने दिया, ऑटो फेयर ड्राइवर के पास से कैश आ रहा है, टू डायरेक्शन, गोइंग आउट, कमिंग इन। एक्सपेंस उसके लिए इनकम, मेरे पास से गोज आउट, उसके पास कम्स इन, आई एम द गिवर, ही इज द रिसीवर, बोलो दो एस्पेक्ट पड़ रहा है इसके लिए। ऑपोजिट इफेक्ट है, मेरे यहाँ इनकम है तो उसका एक्सपेंस है, मेरा एक्सपेंस है तो उसका इनकम है। एवरी ट्रांजेक्शन हैज इफेक्ट ऑन टू अकाउंट्स। क्या होता है बोलो, एवरी ट्रांजेक्शन का मतलब जब कभी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो दो पार्टी होंगे, दो इफेक्ट होंगे ना, टू साइड्स, एवरी ट्रांजेक्शन है टू साइड्स, एवरी ट्रांजेक्शन है टू एस्पेक्ट। ये जो डायरेक्शन है ना ट्रांजेक्शन के, किसी के पास घट रहा है, किसी के पास बढ़ रहा है, किसी के पास आ रहा है, किसी के पास जा रहा है ना, ये टू अपोजिट डायरेक्शन है ना, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, इनको ही हम डिनोट करते हैं दो टर्म से, टू अपोजिट टर्म, ईस्ट एंड वेस्ट, वेरेवर देयर इज ईस्ट
देयर मस्ट बी वेस्ट, वेरेवर देयर इज डे देयर मस्ट बी नाइट। इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर के लिए अकाउंट में दो एब्रिविएशन का इस्तेमाल किया गया। एक एब्रिविएशन क्या है बोलो, डेबिट। एक क्या है, डेबिट, और सेकेंड क्या है, क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट क्या है, ये हमारे इंडिकेटर है। इंडिकेटर है डायरेक्शन के, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन। डेबिट क्रेडिट का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। डेबिट क्रेडिट का ये कोई हिंदी में बोलते हैं नाम और जमा, लेकिन इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। डेबिट क्रेडिट अकाउंट में ट्रांजैक्शन के दिशा निर्देशक हैं, ऑपोजिट, जैसे लेफ्ट एंड राइट। क्या है ये लेफ्ट एंड राइट? लेफ्ट एंड राइट आर द टू डायरेक्शंस व्हेन यू ट्रेवल, when you start a bike, when you're riding over the bike, left, you understand that I have to turn this side, right, that means you are this side. Green and red, what is this? Green says go, red says stop. Red is the indicator, green is also the indicator. Similarly, उसी प्रकार से डेबिट क्रेडिट क्या है, ट्रांजैक्शन के इंडिकेटर हैं। सपोज डेबिट कहता है रुपये आ रहे हैं, तो क्रेडिट कहेगा रुपया जा रहा है। जैसे लेफ्ट और राइट एक दूसरे की क्या अपोजिट है ना। कोई रोड ऐसी है जिसमें सिर्फ लेफ्ट हो, राइट ना हो। अरे जब कभी भी आप मूव करोगे देयर आर टू एस्पेक्ट, आप इधर टर्न करेंगे ओके, बट देयर आर टू डायरेक्शंस, लेफ्ट एंड राइट ऑल्सो अगेन। सो डेबिट एंड क्रेडिट आर द indicator of what? Now see what is debit and credit. I have explained डबल एंट्री सिस्टम। यह सिस्टम यह कहता है, डबल एंट्री सिस्टम, कि जब कभी कोई लेन देन होगा इसका इफेक्ट दो अकाउंट पर पड़ेगा। Whenever there is transaction, there must be two effects. Someone is receiving, someone will be giving. For someone it is an expense, for someone it is income. Sometime it comes in, sometime it goes out. Whenever transaction happens to be. तो अब एक बात आपके सामने एक प्रश्न आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट? माय डियर, अकाउंट, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, every word has different meaning. Right now I am going to explain what is the meaning of account. Ram account, salary account. Account, it is the summary